हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस का इकोनॉमी का पीटी 365 आ गया है। यह सीरीज आपको एक सीक्वेंस वाइज दी जा रही है, जिसमें अभी पहले कुछ समय पहले पॉलिटी का आया हुआ था। पॉलिटी को 2 पार्ट में कंप्लीट करके उसको फिनिश किया। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जानेंगे कि पीटी की 365 जो कि अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है, जो कि एक रिवीजन के तौर पर रहता है। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है मंथ वाइज, इस प्रत्येक टॉपिक की डिटेल में, तो आपको मंथ की मैगजीन आप देख सकते हैं। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें प्लेलिस्ट में आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के प्लेलिस्ट में आपको पूरी मैगजीन मिल जाएगी। पीटी 365 में आपने अगर पॉलिटी का भी पीटी 365 नहीं देखा है तो उसकी भी पीटी 365 2024 के नाम से आपको पीडीएफ प्लेलिस्ट में इसकी 2 वीडियो हैं वो मिल जाएंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें, तब आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्लास प्रोवाइड की जा चुकी है। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक इसकी रूपरेखा को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितने मेजर टॉपिक हैं। मेजर टॉपिक के अंतर्गत आपके पहले नंबर पर आता है समृद्धि और विकास, दूसरा आता है राजकोषीय नीति, तीसरा टॉपिक इसमें है श्रम रोजगार और कौशल विकास, चौथा आता है बैंकिंग और मौद्रिक नीति, पांचवा आता है भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, छठा आता है बाह्य क्षेत्र, सातवां आता है कृषि, और आठवां टॉपिक आता है खनन और उद्योग, और नौवां टॉपिक आता है आपका अवसंरचना, 10वां सेवा क्षेत्रक, और 11वां आता है ऊर्जा क्षेत्रक, और 12वां व्यवसाय नवाचार और उद्यमशीलता। तो इसमें जो पीटी 365 जो इकोनॉमी का आया हुआ है, इसमें टोटल आपके 12 टॉपिक है। 12 टॉपिक है तो इकोनॉमी में भी अलग अलग तरीके का सेक्शन होता है। तो इसमें एक सेक्शन के तौर पर हमने डिवाइड किया है, जिसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। इसकी एक रूपरेखा के संदर्भ में आपको समझा रहे हैं कि ऐसी एक रूपरेखा रहेगी जो आपको आगे फॉलो करनी है। उसी के अंतर्गत आपको ये पीटी 365 कंप्लीट कराना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं या एक साथ पढ़ लेते हैं तो कुछ विविधताएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसके संदर्भ में ये हमने इसको एक आपको शॉर्ट वे में प्रोवाइड करने के संदर्भ में 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट फर्स्ट होगा, जो 3 मेजर टॉपिक को कंप्लीट करेगा। सेकंड पार्ट में भी आपको 3 मेजर टॉपिक होंगे, थर्ड पार्ट में भी 3 मेजर टॉपिक, और फोर्थ पार्ट में भी आपके 3 मेजर टॉपिक होंगे। सबसे पहले टॉपिक में आपके आएंगे, जैसे 3 मेजर टॉपिक के अंतर्गत आएंगे आपके पार्ट फर्स्ट में समृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें चौथा, पांचवा और छठा टॉपिक आएगा, जो कि बैंकिंग और मुद्रा नीति से संबंधित होगा। पांचवा आएगा भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार से, और छठा आएगा बाह्य क्षेत्रक से। तो ये पार्ट सेकंड के अंतर्गत आएंगे। जो पार्ट थर्ड आपका आएगा वह कृषि क्षेत्र, खनन और अवसंरचना के संदर्भ में रहेगा, जो कि 3 टॉपिक को कवर करेगा। और पार्ट 4 के अंतर्गत भी आपके 3 टॉपिक कवर होंगे, जो सेवा क्षेत्रक, ऊर्जा क्षेत्रक, व्यवसाय नवाचार और उद्यमशीलता के अंतर्गत आते हैं, जो कि 4 मेजर टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये हमारी मैगजीन की रूपरेखा है, जिसके अंतर्गत आपको आगामी 4 पार्ट इसके दिए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी श्रृंखला को जानने के पहले इसके सब टॉपिक को जान लेते हैं, प्रत्येक टॉपिक के बारे में। चलिए तो ये जो हमारे टॉपिक हैं, जिसमें आज हमें जिस टॉपिक को पढ़ना है, सबसे पहले उन्हीं की डिटेल को जानते हैं कि किस किस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक रहेगा, जिनके बारे में पढ़ना है। समृद्धि एवं विकास। समृद्धि एवं विकास के संदर्भ में हमारा पहला टॉपिक होगा भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान। दूसरा होगा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तीसरा आएगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। चौथा आएगा स्वयं सहायता समूह, और इसके अंतर्गत ही आएगी स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका राजकोषीय नीति के संदर्भ में, जो कि तीसरा टॉपिक रहेगा, जिसमें राज्य वित्त के संदर्भ में आएगा राज्यों के पूंजीगत व्यय में, सार्वजनिक ऋण में, बचती दर, उधारियाँ, चालू खाता घाटा,
दिनांकित प्रतिभूतियाँ, वस्तु एवं सेवा कर, कर आधार का विस्तार, आधिकारिक सांख्यिकी के संदर्भ में आएगा। थर्ड जो टॉपिक आता है उसको पढ़ेंगे श्रम, रोजगार और कौशल विकास में, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उसके बारे में और श्रम बल में महिलाओं के संदर्भ को भी समझेंगे और गिग अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे 3 मेजर टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक करके इन मेजर टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक को पढ़ने के पहले इसकी एक संक्षिप्त में देख लेते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के संदर्भ में देखते हैं, जो कि आपको याद करने के लिए काफ़ी आसान रहेगा। जैसे भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को देख लेते हैं, तो अगर एक शब्द में याद किया जाए कि इसकी जो रियल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है वह 7.8% रही है। और भारत में जीडीपी की जो गणना है वह किस आधार पर की जाती है। गणना की जो मौद्रिक विधियाँ हैं 2 तरीके की होती हैं। पहली आती है आपकी रियल एवं नॉमिनल जीडीपी और दूसरी आती है जीडीपी डिफ़ॉल्टर या जीडीपी अस्थीपक के तौर पर आती है। चलिए तो जान लेते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आखिर होती क्या है। रियल जीडीपी वह होती है जो स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक माह में जीबीए की गणना करता है, मतलब कि सकल मूल्यवर्धन की गणना करता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि जो स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में जीबीए की गणना करे, वह आपका रियल और नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में आता है। जीडीपी डिफ़ॉल्टर क्या होता है? जीडीपी डिफ़ॉल्टर यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का एक अनुपात होता है। तो इसे संक्षेप में समझ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है कि वर्तमान में वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल जून अवधि के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8% रही है। ये जो वो गणना है उसके संदर्भ में। चलिए तो जान लेते हैं जीडीपी की गणना के दृष्टिकोण को। किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है? पहला तो आता है उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि होती है, मतलब कि जो जीडीपी की गणना की जाती है वह 3 आधारों पर होती है। मतलब इसकी समृद्धि दर की 3 विधियाँ आती हैं। पहली आती है आपकी उत्पादन विधि, दूसरी आती है आय विधि, तीसरी आती है व्यय विधि। उत्पादन विधि वह विधि होती है जो इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। दूसरी विधि जो आय विधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी कारकों में कुल अर्जित आय को मापन किया जाता है। और व्यय विधि वह विधि होती है जिसमें किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। तो ये 3 प्रमुख ये समृद्धि दर के समान होने चाहिए। इनके अंतर्गत आदर्श रूप में देखा जाए तो यह डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण की भिन्नता के कारण से 3 विधियों के अंतर में अक्सर आ जाता है। चलिए तो जानते हैं 2014 से 15 में जीडीपी की गणना के तरीके में क्या बदलाव किए गए। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की हुई थी। जीडीपी की गणना का जो आधार वर्ष पहले 2004-5 था उसे 2011-12 संशोधित करके कर दिया गया, जो कि वर्तमान में आपका 2011 से 2012 इसका गणना आधार वर्ष है। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है। ये नई श्रृंखला राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश को शामिल किया गया। विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं, इसके बारे में जानते हैं कि इसकी गणना जो है वह आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह इसका पहला कारण है। दूसरा आता है कि इसमें शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारस्परिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं होती है। सामाजिक नुकसान से होने वाली आय की भी गणना की जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियां भी जीडीपी में शामिल की जाती हैं। इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं और प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता आदि इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं कि जीडीपी की गणना पद्धति की चुनौतियों के संदर्भ में कि क्या वर्तमान में जो गणना की जाती है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। पहली आती है कि अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित पुराने डेटा की मौजूदगी का होना। दूसरी आती है असंगठित क्षेत्रों का लेखांकन होना। और तीसरा आती है कुछ उत्पादक गतिविधियों को बाहर रखना, जैसे घरेलू कार्य का होना।
तो ये जीडीपी की प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं। यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को सबसे पहले 2021 में जारी किया गया था। यह GIRG पहल सरकार की GIRG पहल के तहत नीति आयोग की MPI हेतु एक मॉडल एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। GIRG का मतलब होता है ग्लोबल इंडिकेट्स टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ, या सुधार और समृद्धि के लिए एक वैश्विक सूचकांक के तौर पर यह पहल स्टार्ट की गई है, जिसे MPI के हेतु नोडल एजेंसी के तौर पर एक कार्य किया जाता है। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि नीति आयोग ने 2005 से 2006 में बहुआयामी गरीबी नाम का एक डिक्सन पेपर जारी किया हुआ है। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय MPI का उपयोग किया गया। इस डिक्सन पेपर यानी कि चर्चा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो पहला आता है कि यह पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो या SCR में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 2013-14 में को 29.17% से घटाकर 2022-23 में 11.28% हो गया है, जो कि एक बड़ा गिरावट देखने को मिली हुई है। पिछले 9 वर्ष में 24.82 करोड़ व्यक्ति भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हुए हैं। गरीबी की गहनता में कमी आई हुई है, जो इससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005-06 से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019-21 में अधिक तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुआयामी गरीबी की गिरावट दर्ज की गई है और सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतकों में सुधार को महत्वपूर्ण संकेतक दर्शा रहे हैं। जैसे अभाव को सबसे अधिक स्तर में आता है खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतक, और अभाव में सबसे कम स्तर पर आए हुए हैं बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खाते संकेतक इसके अंतर्गत आए हुए हैं, जिसकी संभावना और आगे के लिए व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य 1.2 को 2030 के काफ़ी पहले हासिल कर सकता है और SDG 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करने का उल्लेख किया गया। तो इसके 2 फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं? अगर आपका एक भारत में गरीबी कम होती है तो इसके अंतर्गत आपको एक तो गिरावट दर्ज होगी, जिससे काफ़ी सारे लोग मतलब इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए, और दूसरा कि आपका जो इंटरनेशनल छवि है उसमें भी सुधार आएगा, और आर्थिक स्थिति इनकी जो प्रमुख राज्य हैं उनकी गिरावट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसमें सतत विकास लक्ष्य में भी जो वैश्विक छवि है भारत की उसमें भी सुधार देखा जाएगा, जो कि सतत विकास लक्ष्य 1.2 में उसमें लक्ष्य रखा गया है कि गरीबी को कम करने के लिए यह कम से कम करने का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए तो जानते हैं MPI के बारे में। NFHS 4 के लिए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय MPI 2021 में जारी किया गया था और सरकार के GIRG पहल के तहत नीति आयोग MPI हेतु एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। GIRG पहल कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है और भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अल्केरे-फोर्स्टर विधि या पद्धति, यह विधि जो होती है वह दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। और अल्केरे-फोर्स्टर पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव या वंचन स्कोर भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक है तो उसे MPI निर्धन माना जाता है। आपको बता दें कि जो अल्केरे-फोर्स्टर विधि है उसे गरीबी का प्रसार और गहनता दोनों दिखाई जा सकती है। इस विधि के अंतर्गत इस विधि में गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना की जाती है, और एक विधि गरीब एवं खुशहाल को मापने के लिए एक लचीली तकनीक के तौर पर देखी जाती है, जो कि इस पद्धति का उपयोग दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर निर्धन और गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करने के लिए होता है। जिस पद्धति को हाल ही में किसी संदर्भ में अभाव या वंचन स्कोर में भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ के बराबर और उसके से अधिक है, जो कि MPI निर्धन माना गया है, इसके संदर्भ में आता है। राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक के बारे में पहला आता है हेड काउंट रेशियो।
हेड काउंट रेशियो के अंतर्गत आता है कि कितने व्यक्ति निर्धन हैं, कि जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या के कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है, कि MPI इज इक्वल टू आपका है बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या के तौर पर आता है। फिर दूसरा आता है आपका निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता या निर्धनता का स्तर क्या होता है। निर्धनता के स्तर के दो स्तर होते हैं। पहला आता है कि इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। दूसरा आता है कि व्यापकता या तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारित स्कोर को जोड़ा जाता है और फिर उसे निर्धन लोगों की कुल संख्या में विभाजित किया जाता है। हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता का गुणा करके MPI मान निकाला जाता है और यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों के और उनके अभाव वंचन के स्तर दोनों को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय MPI के संकेतक के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय MPI मॉडल वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा इनमें 2 अन्य संकेतक होते हैं जिसमें मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता इसमें जोड़े गए हैं। आयाम और इसके अंतर्गत आयाम भारा संकेतक कोई परिवार वंचित माना जाएगा तो इसके संदर्भ में प्रमुख डेटा दिया गया, जिसमें अभी पहले जो आपको डेटा दिखाया गया है जिसमें किस किस क्षेत्र में गरीबी कम आई हुई है उसके संदर्भ में बताया गया। जैसे स्वास्थ्य के अंतर्गत आपके क्षेत्रक 3 आते हैं। पोषण का आधार होना, पोषण के संदर्भ में आता है आपका कि घर का एक सदस्य को पोषित हो, परिवार में 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो, जो कि 0 से 59 वर्ष के बीच का कोई बच्चा कुपोषित हो सकता है। बाल एवं मृत्यु दर के संदर्भ में सर्वे की तारीख में 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो। मातृ स्वास्थ्य के संदर्भ में सर्वे की तारीख कम से कम 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसे बच्चे को जन्म दिया हो उससे कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त ना की हो। स्कूली शिक्षा के वर्ष में स्कूल अटेंडेंस के संदर्भ में इसको दिखाया गया। जीवन स्तर के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाता के संदर्भ में इसमें 12 संकेतकों को उपरोक्त में से शामिल किया गया। चलिए तो जान लेते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में। कैसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें MPI में वस्तुतः 110 देशों के 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। ग्लोबल MPI 2023 के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो 110 देशों में 6.6 आबादी में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धन श्रेणी के में शामिल होते हैं। कुछ निर्धन लोगों में से 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में MPI का केवल 10% हिस्सा ही रहता है। मतलब कि 110 देशों के लिए एक 10 संकेतक के आधार पर अभाव को ट्रैक करता है, जिसमें 110 देशों की 6.6 आबादी में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं और कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में MPI का केवल 10% हिस्सा ही रहता है। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है आपका DBT या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में देखा जाए कि इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हुए हैं, जिसके कारण यह सुर्खियों का विषय बना हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देश के कुछ लक्षित लाभार्थियों को उनको सीधे ही बैंक खाते से पैसा उनके वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है कि बैंक खाते में व्यक्ति के बैंक खाते में डायरेक्ट ही पैसा भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो कि वित्त मंत्रालय के अनुसार ये रिपोर्ट जो जारी की गई है जिसमें यह बताया गया। चलिए तो जान लेते हैं DBT के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत तो 2013 में हुई थी, जो कि देश के चुनिंदा जिलों में हुई थी, लेकिन 2014 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था।
जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना है और हेरफेर की गुंजाइश को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत नोडल एजेंसी डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों के मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव, समन्वयक और लोक शिकायत के अधीन रखा गया। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता के संदर्भ में देखा जाए तो डीबीटी योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने के उपयोग है, इसलिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डीबीटी को सक्षम बनाने के घटकों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है जेम ट्रिनिटी के बारे में। जेम ट्रिनिटी आपको बता दें कि यह जनधन योजना, आधार और मोबाइल के दोनों को जुड़ा के इसमें जेम ट्रिनिटी का नाम दिया गया, जो कि एक त्रियक के तौर पर कार्य करती है। जेम ट्री की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समाप्तियाँ जो समस्या थी वह समाप्त हो गई है और लक्षित लोगों पर तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है, जिससे नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है। दूसरा आता है बिजनेस करस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में कि बिजनेस करस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। भुगतान बैंक के संदर्भ में इसके चलते देश के दूर दराज इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है। मोबाइल मनी के संदर्भ में देखा जाए तो पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित करना है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके घटक आते हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा कितना है। पहला तो आता है कि नकद अंतरण के बारे में, जिसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें पहल मनरेगा, NSAP आदि पहलों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नगद अंतरण में। दूसरा आता है इन काइंड ट्रांसफ़र या वस्तुओं के रूप में अंतरण के बारे में कि सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसी की सहायता से व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का अंतरण उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है अन्य अंतरण के अंतर्गत कि जिसके तहत सरकार से अलग अलग गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतरण करना शामिल है। ये गैर सरकारी कार्यकर्ता अंतिम छोर तक अलग अलग सरकारी योजनाओं की पहुंच को बनाने में मदद करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए NHM के तहत आशा कार्यकर्ता, ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि लखपति दीदी योजना 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वह महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने या माइक्रो इंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए तो जान लेते हैं कि लखपति दीदी योजना के बारे में। लखपति दीदी योजना को 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप से या फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है, जिसका दृष्टिकोण है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें शामिल की गई विधियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। इसके संदर्भ में आता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम आया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक गांव आधारित की अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है, जिसमें आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर यह समूह बनाया जाता है, जिसकी प्रकृति जो होती है वह स्वैच्छिक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो भारत में लगभग 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यरत है, जिसमें 88% सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी सदस्य महिलाएं, मतलब कि 88% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया गया है वह महिलाओं के द्वारा किया गया और 12% जो है वह पुरुषों के द्वारा किया गया। तो जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की रही है। भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप की सफलता के कुछ उदाहरण के संदर्भ में देखा जाए तो केरल राज्य में कुदुम्बश्री का होना, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स आदि शामिल है।
सामूहिक जिम्मेदारी के संदर्भ में किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके महत्व के बारे में देखते हैं। पहला आता है इसका इम्पोर्टेंस वित्तीय समावेशन के संदर्भ में कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 10 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। दूसरा आता है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, क्योंकि इसमें 84% महिलाएं कार्यरत हैं, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व में यह समूह कार्य करते हैं। तीसरी आती है क्षमता निर्माण का होना कि वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन होना जिसमें द्वितीयक या अन्य गतिविधियों से आय सृजन में सहायक होना, आय और बचत में क्रमशः 19% और 28% की वृद्धि होना, कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में 20% की गिरावट देखी गई है, इसके संदर्भ में आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के बारे में। इसे 2011 में NRLM के रूप में या ग्रामीण विकास मंत्रालय के इसके अंतर्गत एक एजेंसी है और इसे 2011 में NRLM के रूप में निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य या इसकी प्रमुख विशेषताएं गरीब ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना है और उन्हें लगातार बढ़ावा और सहायता प्रदान करना है, और इन्हें 2015 में इनका नाम बदलकर DAYNRLM कर दिया गया था। दूसरी आपकी पहल आती है स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम या श्वेब कार्यक्रम के बारे में, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे DNRLM के तहत एक यह उपयोजना के तौर पर कार्य करता है। यह गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है महिला सशक्तिकरण किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। यह DNRLM के तहत एक उपयोजना है। इसके अंतर्गत कृषि में शामिल महिलाओं को भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उनके मजबूत बनाना है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसमें यह DAYNRLM के तहत एक उपयोजना के तौर पर यह एक एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है बोमनिया पहल। बोमनिया पहल को 2019 में शुरू किया गया था। यह गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर आधारित है या जेम पर आधारित है। जेम पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र में महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को यह प्रोत्साहित करना है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई है और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसे 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान 15,000 चयनित सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करना है, ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज परियोजना के बारे में। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर 2023 में सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण दिया जा चुका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना के बारे में देखा जाए तो यह बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल होती है, जिसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड के द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने या बचत खाते खोलने के लिए अधिकृत किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज के बारे में, लिंकेज के घटक के संदर्भ में देखा जाए तो यह सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय करना होता है। दूसरा आता है कि ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन करना है। तीसरा आता है ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र आरंभ करना है। और चौथा आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंक से ऋण लेना मिलना होता है।
कार्यक्रम के तहत इसके विभिन्न चरणों का विकास क्रम है। पहला चरण आता है आपका 1990 से 2005 का क्रम। उस समय पर नाबार्ड में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम के ने अग्रणी भूमिका निभाई हुई थी, जिसमें आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दी थी कि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण दें और हालांकि दिए गए ऋण को मुख्य तौर पर सब्सिडी पर आधारित होंगे। दूसरा चरण तब स्टार्ट होता है जब 2006 से 2012 का, जब नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दूसरा चरण है। तीसरे चरण की शुरुआत होती है 2012 से अब तक का चरण है, वो जो तीसरे चरण के अंतर्गत आता है। DNRLM का जो शुभारंभ है वह ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर श्रम बल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जिसमें पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया है और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित सुर्खियों को देखते हैं कि भारत में सूक्ष्म वित्त के बारे में कि हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने मैक्रोव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह जो रिपोर्ट है वह माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का एक संघ होता है, जिसे 2009 में स्थापित किया गया। यह देश के सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का एक शीर्ष निकाय होता है। सूक्ष्म वित्त से आशय एक ऐसे निकाय से होता है जिसमें निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं होते, मतलब कि एक मीडिएटर के तौर पर कार्य करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो NBFC NFIs के अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है। NFI के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट आई है और ये वित्त वर्ष 2022 से 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% आ गई है। सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है, जिनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल के घटक में 34.9% रह गई है। तो ये भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में आता है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति के संदर्भ में पहला आता है राज्य वित्त के संदर्भ में कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2023-24 के बजट का अध्ययन शीर्षक रिपोर्ट से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट की जो थीम थी वह रही थी कि भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता का होना। चलिए तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि बजटीय अनुमान के अनुसार 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय 42.6% की वृद्धि होगी, जो कि GDP के 2.9% के बराबर होता है। राज्य का ऋण GDP अनुपात 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% रह गया है और मार्च 2021 के अंत में यह 31% था। या राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह या राजस्व व्यय में सुधारों में इस कमी में मुख्य भूमिका देखी गई है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे अनुपात में गिरावट देखी गई है और यह अनुपात 2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8% देखा गया। गिरावट की मुख्य वजहों के संदर्भ में जाने कि इसमें पहली वजह आती है राजस्व व्यय में कमी का होना और दूसरी आती है राजस्व संग्रह में वृद्धि। कर संग्रह में उछाल के संदर्भ में देखा जाए तो वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों के कर उछाल में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स बोयंस या कर उछाल कहा जाता है। टैक्स बोयंस या कर उछाल वे कर होते हैं जिसमें एक से अधिक होने का आशय राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो इसके संदर्भ में एक ए सीक्वेंस होता है। एनके संघ समिति की सिफारिशों के संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण GDP अनुपात 2023 तक कम करके 60% किया जाना है, जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्य के लिए 20% की सीमा निर्धारित की गई है। समिति के एस्केप क्लॉज का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों जिसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा संबंधी छूट दी जा सकती है। इसके संदर्भ में आता है राज्यों के पूंजीगत व्यय के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता 2023-24 में योजना के तहत प्रदान की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के बारे में, जिसमें योजना की शुरुआत के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी शुरुआत पहली बार वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान की हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय में उच्च गुणक प्रभाव को प्राप्त करना होता है। इसकी सहायता के संदर्भ में देखा जाए तो इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। इसके संदर्भ में आता है योजना के भाग में कि इस योजना में 8 भाग होते हैं। भाग 1 के तहत सर्वाधिक यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है और योजना के अन्य भाग में या तो सुधार से जुड़े हुए होते हैं या फिर क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित होते हैं। भाग 1 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई है और यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के रुझान के संदर्भ में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है उच्चतर सब्सिडी व्यय का होना, कि राज्यों में पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह वृद्धि सामान्य या सपाट रही। वित्त वर्ष में 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है और कैपेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है, जो कि सरकारी खर्च का एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में व्यय करता है। इसमें भाग 1 को तो आपने देख ही लिया है कि इसमें भाग 1 के अंतर्गत सर्वाधिक यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। योजना के अन्य भाग को देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपका दूसरा भाग आता है, जिसमें पुरानी वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन है। तीसरा आता है नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार। चौथा आता है शहरी स्थानीय निकायों को वित्त पोषण संबंधी सुधार। पांचवा आता है पुलिस स्टेशनों के आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा। छठा आता है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण करना। सातवां आता है बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना। आठवां आता है कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों की समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो ये योजना के अन्य भाग आते हैं। चलिए तो जान लेते हैं पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय के बारे में, कि निधियों को शीघ्र जारी करने के संदर्भ में, कि वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने की बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने की मदद करने के लिए कर हस्तांतरण की किस्तें शुरुआत से ही जारी कर सकती है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋणों को विनियमित किया हुआ है। केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निवल ऋण या उधारी सीमा के हिस्से के रूप में ऑफ बजट सुधारों को शामिल करके राज्यों के उधार मानदंड को सख्त कर दिया है। ऑफ बजट का आधार उस तय होता है जिसमें राज्य सरकार की संस्थाओं, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि द्वारा लिए गए ऋण से होता है, जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान उधार लेने वाली संस्थानों की नकदी प्रवाह या राजस्व करने से बजाय राजस्व सरकार के अपने बजट से किया जाता है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पूंजीगत व्यय किया जाता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेब्ट के बारे में। पब्लिक डेब्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एनुअल आर्टिकल 4 में कंसल्टेंस रिपोर्ट जारी की हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत में सार्वजनिक ऋण जीडीपी का अनुपात वर्ष 2005-06 में 81% से बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया और यह 2022-23 में पुनः 81% हो जाएगा। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है IMF के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर IMF हर साल सदस्यों के लिए द्विपक्षीय चर्चा करता है। इस रिपोर्ट की यह संभावना जताई गई है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि को देखने को मिलती है। चलिए तो जानते हैं सार्वजनिक ऋण के बारे में, जिसमें सार्वजनिक ऋण का जिक्र किया गया। सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारियों को दर्शाता है, जिसमें का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है और इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में उल्लेख है। भारत के में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति को जानते हैं कि मार्च 2023 के अंत तक
केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 51.7% रहा है, 57.1% रहा है और 2022-23 में यह सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% रहा है, इसके संदर्भ में आता है। और मार्च 2022 में यह जो आंतरिक या घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। चलिए तो जान लेते हैं सार्वजनिक ऋण के प्रकार के बारे में। सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आता है आंतरिक या घरेलू ऋण और दूसरा आता है बाह्य या विदेशी ऋण। आंतरिक या घरेलू ऋण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, दूसरी आती है गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियां। बिक्री योग्य प्रतिभूतियां में वे प्रतिभूतियां आती हैं जो सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल के अंतर्गत आती हैं, और गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के अंतर्गत आती है मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग्स के एवज में प्रतिभूतियां आदि होती हैं। बाह्य विदेशी ऋण के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश बाह्य या विदेशी ऋण द्विपक्षीय एजेंसियां जैसे IDA, IBRD, IBD आदि से लिए गए होते हैं। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख ऋण होते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में समझें कि सार्वजनिक ऋण दो तरीके के होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य होता है। आंतरिक के अंतर्गत आती है बिक्री योग्य प्रतिभूति और गैर बिक्री योग्य प्रतिभूति। बिक्री योग्य प्रतिभूति में सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल होता है, और गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियों के अंतर्गत मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, स्मॉल सेविंग्स के एवज में प्रतिभूतियां आदि आती हैं। बाह्य या विदेशी ऋण के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत आने वाली बहुपक्षीय एजेंसियां जिसमें IDA, IBRD और ADB आदि इसके अंतर्गत लिए गए होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और उनके निहितार्थ के बारे में जानते हैं। कि कारण को देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के समर्थन में राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के लिए सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है, जो कि ब्याज चुकाने की लागत में होने वाली वृद्धि है। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। भारत में ब्याज भुगतान पर GDP का 5% खर्च होता है, जो उभरते बाजारों विकासशील देशों के औसत से लगभग दुगना होता है। इसमें क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आती है। संबंधित सुर्खियों को देखा जाए तो इसमें बाह्य ऋण पर एक विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखें कि विश्व बैंक ने जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में निम्न और मध्यम आय वाले कुल 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़े इसका विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो ऋणों की जो ऐतिहासिक वृद्धि में LMIC द्वारा सार्वजनिक ऋण के रूप में गारंटीकृत ऋण भुगतान 2022 में कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत के संदर्भ में देखा जाए तो बढ़ती लागत दरों और विनिमय दरों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है, और 2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय की 2% रही है। इसके संदर्भ में आता है। अब नेक्स्ट आता है बजटेतर उधारियों या ऑफ बजट बोरोविंग के बारे में, कि हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों की एक रिपोर्ट जारी की हुई है, OBBS के बारे में, कि बजटेतर या ऑफ बजट उधार से आशय वे बजट होते हैं जो उन उधारियों से होते हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं किया गया, और भले ही उनका पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, वह ऑफ बजट या बजटेतर उधार कहलाते हैं। वे उधार जिनका बजट में कोई उल्लेख नहीं होता है और उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय निहितार्थों में बावजूद बजटीय उधार और राजकोषीय संकेतकों का हिस्सा नहीं की गणना नहीं की जाती। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटीय उधार नहीं लेती है, बल्कि उनके निर्देश में किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए FCI द्वारा लिया गया ऋण शामिल होता है। सरकार द्वारा बजटीय उधार का सहारा लेने के पीछे कारण को जानते हैं। पहला आता है राजकोषीय
उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना है। दूसरा आता है संविधान के अनुच्छेद 293 के क्लॉज 3 के तहत उधार लेने की सीमा से बचाना, जिसमें अनुच्छेद के ए के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है तो ऐसे ऋण है जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना होता है। ओबीबी से अधिक होने के प्रभाव को देखा जाए तो इसमें आता है कि यह एक अदृश्य देनदारी होती है जो सरकार के ऋण जाल के कारण बनती है और इससे जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं की जाती है। बजटेतर उधार के तरीके के संदर्भ में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विसेज बॉन्ड या घरेलू या विदेशी बाजार से उधार लेना आदि आता है। चालू खाता घाटे के बारे में सुर्खियों में क्यों? वित्त वर्ष 2024 में पहली तिमाही में भारत का चालू खाता बढ़कर 9.2 बिलियन हो गया है, जो पहले 1.3 बिलियन डॉलर था, और हालांकि यह दूसरी तिमाही में घटकर जीडीपी में 1% पर आ गया। चलिए तो जानते हैं सीएडी या करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। करंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में पहला आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के बारे में। भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी देश की निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों को लेन देन में शामिल किया जाता है। चालू खाता भुगतान संतुलन में दो खाते में से एक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान के अंतर्गत ऐसी प्राप्तियां आती हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती है, जिसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल होता है। पूंजी खाता में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष में, संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड्स आदि का दर्ज किया जाता है, इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। भुगतान संतुलन दो तरीके से कार्य करता है। पहला तो आता है चालू खाता और दूसरा आता है पूंजीगत खाता। चालू खाता के अंतर्गत आता है विजिबल या इनविजिबल, दृश्य खाता एवं अदृश्य खाता। दृश्य खाता में आते हैं कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर या स्वर्ण आदि या आयात निर्यात इसके अंतर्गत आते हैं। इनविजिबल या अदृश्य खाते के अंतर्गत आते हैं सेवा, आय और अंतरण का होना। सेवा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी आती है आय, जिसमें लाभ, ब्याज और लाभांश की प्राप्ति होती है। अंतरण के अंतर्गत विप्रेषण, दान और उपहार आते हैं। फिर आता है पूंजीगत व्यय, जिसमें निवेश एफडीआई और एफआईआई के अंतर्गत होता है। ऋण के अंतर्गत सरकारी ऋण और बाह्य वाणिज्यिक उधारी और एनआरआई बैंक खाते के अंतर्गत इसमें आता है। भारत में सीएडी में हुई वृद्धि के पीछे का कारण जान लेते हैं। पहला आता है उच्च व्यापार घाटे का होना, कि बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण सीएडी बढ़ा है। सेवा प्राप्तियों में गिरावट के संदर्भ में देखा जाए तो यह मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं में निर्यात में कमी के कारण निवल सेवा में प्राप्तियों में कमी आई हुई है। वैश्विक कारकों पर प्रभाव के संदर्भ में यह धीमी वैश्विक समृद्धि का भारत की निर्यात उन्मुख सीमाओं और एमिटेंस के प्रभाव पड़ता है। तेल की बढ़ती कीमतें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट इसके संदर्भ में देखी जा रही है, जो कि भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। सीएडी के बढ़ने के संभावित खतरे को देखते हैं, जिसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत किसी बाह्य क्षेत्र के संकट में आए बिना जीडीपी के 2.5 से 3% के सीएडी को बनाए रख सकता है। यह बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के खतरे के साथ एक अन्य खतरे के तौर पर बढ़ा सकता है, जिसमें विदेशी निवेश, विनिमय दर, मुद्रास्फीति और भुगतान असंतुलन के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है दिनांकित प्रतिभूतियाँ या डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में, कि केंद्र सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार में 6.55 ट्रिलियन रुपये की उधार ले ली है। यह इस बाजार उधारी में सरकार राजकोषीय घाटा को पूरा करेगी, जो कि जीडीपी का 5.9% के अंतर्गत आता है। चलिए तो जानते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियाँ होती क्या है।
सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत देखा जाए तो ये वे प्रतिभूतियाँ होती हैं जो केंद्र या राज्यों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखित होता है, जिसमें सरकार के ऋण दायित्व से यह जुड़ा हुआ रहता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से छूट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इस जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित होता है। मतलब कि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं वह केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए एक योग्य लिखित या टेरिडेबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती हैं, जो सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा हुआ होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से चूक का कोई भी जोखिम नहीं होता है, इसलिए जोखिम युक्त गिल्ट एज लिखित कहा जाता है। दिनांकित जी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन या ब्याज दर प्राप्त होता है। इनका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर इनकी जो दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि होती है वह 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। चलिए तो दिनांकित प्रतिभूतियों की से जुड़े जोखिम के बारे में जानते हैं। पहला आता है बाजार जोखिम, दूसरा आता है पुनर्निवेश जोखिम, तीसरा आता है तरलता या चलनिधि जोखिम आता है। बाजार जोखिम बाजार दरों में परिवर्तन के कारण निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव से आता है, जिसमें बाजार जोखिम उत्पन्न होता है और यदि प्रतिभूतियों पर प्रतिकूल प्रभाव या मूल्यों पर भेजे जाते हैं तो उसे मूल्यह्रास होता है। दूसरा आता है पुनर्निवेश जोखिम, जो कि कई बार कूपन पेमेंट या दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है और परिणाम स्वरूप रिटर्न भी कम हो जाता है। तीसरा आता है तरलता चल निधि जोखिम, जो कि जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूतियों का विक्रय नहीं कर पाता है तो उसे चल निधि जोखिम कहा जाता है। ये आपके दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रमुख जोखिम के प्रकार हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। चलिए तो जानते हैं दिनांकित प्रतिभूतियों के अन्य प्रकार के बारे में, जिसमें ट्रेजरी बिल या टी बिल के बारे में, जो कि ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र से संबंधित होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा इसे अल्पावधि ऋण विपत्र होते हैं, जैसे कि वर्तमान में 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिन का ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल में शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं और उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है और ये अंकित मूल्य में कम पर बट्टे पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर होता है। दूसरा आता है केस मैनेजमेंट बिल के बारे में। ये बिल जो है वह टी बिल की समान ही होती है और इनकी जो परिपक्वता की अवधि है वह 91 दिन से कम की होती है। मतलब कि जो ट्रेजरी बिल है वह 91 दिन 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं और जो आपके कैश मैनेजमेंट बिल है वह 91 दिनों से कम की इनकी परिपक्वता अवधि होती है। राज्य विकास ऋण के बारे में, जिसके अंतर्गत यह जीएस के समान ही होते हैं और ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ होती हैं। चलिए तो जानते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ कैसे जारी की जाती हैं। जारी करने के तरीके को देखा जाए तो सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई द्वारा ई-क्यूबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है, जिनकी भागीदारी आरबीआई के तहत फंड अकाउंट या चालू खाते को सिक्योरिटी अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सरकारी बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां और प्रोविडेंट फंड ई-क्यूबेर के सदस्य होते हैं और भी नीलामी में भाग लेते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को कॉरपोरेट्स के भी जी बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार में भाग लेने की अनुमति होती है। इन्हें समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, जिसके तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार में इनकी खरीद करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। चलिए तो जानते हैं आप इससे संबंधित सुर्खियों में बॉन्ड यील्ड के बारे में।
बॉन्ड यील्ड आखिर होता क्या है? बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न होता है जो एक निवेशक को उसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है, जिसे आमतौर पर यह ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में भी इसे जाना जाता है। हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला किया है। इससे वित्त वर्ष में 2023-24 में यह बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है और जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो उसकी यील्ड बढ़ने लगती है। इसके संदर्भ में आता है। तो ये एक संदर्भ इसका दिखाया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर के बारे में कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख बिंदुओं पर नज़र डाले जाए तो पहला आता है कर की दर का होना कि इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी दर गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाता है, न कि लगाए गए प्रत्येक दाव के कुल मूल्य पर। इसके लिए एवं लक या चांस दोनों के आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है और दोनों प्रकार के खेलों में जीत पर 30% का टीडीएस काटा जाता है। ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर आरोपण के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऐसी कंपनियों को स्वयं जीएसटी प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराना होता है जो कर का भुगतान करना होता है। इसे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किए गए हैं। चलिए तो जान लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार के बारे में। पहला तो आता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल ऐसे गेम का प्रकार होता है जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास या अनुभव पर निर्भर करता है, ना कि केवल संयोग या चांस पर। गेम ऑफ चांस के बारे में ये ऐसे गेम होते हैं जिनमें रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनमें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स रेसिंग के समान माना जाता है। अब आता है जीएसटी के बारे में कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी पूरे देश के लिए एक घरेलू अप्रत्यक्ष कर होता है। यह एक बहु स्तरीय गंतव्य आधारित कर होता है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है, जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन के जरिए भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों पर लागू किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल जीएसटी को लागू करने पर विचार पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो यह जीएसटी के लिए एक वेब आधारित दैनिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है। इसे हाल ही में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत स्थापित किया गया है। जीएसटी की संरचना को देखा जाए तो जीएसटी 3 तरीके से कार्य करता है, या यूँ कहें तो जीएसटी को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला आता है सीजीएसटी, दूसरी आती है एसजीएसटी और तीसरी आती है आईजीएसटी। केंद्रीय जीएसटी या सीजीएसटी वह जीएसटी होती है जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है, जिसके तहत एकत्रित राजस्व केंद्र या राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। दूसरी आती है राज्य जीएसटी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है और राजस्व केंद्र एवं राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। तीसरी आती है अंतर्राज्यीय जीएसटी या आईजीएसटी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाने वाली बिक्री के लिए वसूला जाता है और केंद्र सरकार वस्तु के गंतव्य के आधार पर राज्यों के साथ आईजीएसटी राजस्व साझा करती है। इसके अंतर्गत आता है। जीएसटी की आवश्यकता आखिर क्यों है, तो इसके संदर्भ देख लेते हैं कि किस किस जगह इसकी आवश्यकता है। पहला, एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के संदर्भ में। दूसरा, जटिल कराधान व्यवस्था, टैक्स कैस्केडिंग जैसे मुद्दे के संदर्भ में। प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की आवश्यकता में। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस की सीमित होने के संदर्भ में और कर संग्रह की उच्च लागत के संदर्भ में इसकी आवश्यकता को देखा जाता है। जीएसटी से संबंधित संस्थान एवं निकाय के बारे में देखा जाए तो पहला आता है जीएसटीएन या जीएसटी नेटवर्क के बारे में। जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो कि करदाता पंजीकरण, रिटर्निंग फाइलिंग तथा कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया। जीएसटीसी ने जीएसटीएन को सरकारी कंपनी के बदलने की मंजूरी दी है, अतः जीएसटीएन 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा।
जिसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के पास और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होते हैं। जीएसटी अपीली प्राधिकरण के संदर्भ में जीएसटीएटी के बारे में, जो कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह जीएसटी कानूनों के तहत अपील का एक दूसरा मंच होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का समाधान का पहला साझा है। पहले स्तर पर अपीली प्राधिकरण है। यह अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई भी करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के संशोधन का अधिनियम 2023 में, जो कि दूसरा संशोधन अधिनियम है, जिसमें कुछ बदलाव पेश किए गए। इन बदलावों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है जीएसटीएटी के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव किया गया है कि इसमें कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है और उसे अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होनी चाहिए, जिसके सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर इसमें न्यूनतम 50 वर्ष होगी। जीएसटीएटी के अध्यक्ष के रूप में अधिकतम आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है। तो इसमें ये प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जो कि दूसरा संशोधन है। जीएसटी परिषद के बारे में, जीएसटी परिषद को संविधान के अनुच्छेद 279 ए के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है और यह एक प्रकार का एक संवैधानिक निकाय है जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सदस्य के तौर पर इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री या राजस्व प्रभारी होता है और दूसरा आता है वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य मंत्री आते हैं, जिसका कार्य जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों की सिफारिश करना होता है। यह जीएसटी परिषद के अंतर्गत आता है और इसमें मतदान के माध्यम से निर्णय लेते हैं और परिषद केंद्र और राज्यों के बीच कर दर छूटों, राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करती है। कर आधार का विस्तार के बारे में देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, करदाता अनुकूल व्यवस्था पालन करने के लिए कहा है। कर आधार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के संदर्भ में पहला देखा जाए तो कि बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की सरकार को बैंक की सहायता से सभी औपचारिक लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिली है। दूसरा आता है नई टीडीएस कोड की शुरुआत, जिसने पिछले 8 वर्षों में 36 से बढ़कर 65 हो गई है और वित्तीय लेन देन विवरण में नई डेटा स्रोत की शुरुआत, जैसे लाभांश और ब्याज इत्यादि का होना है। भारत में बढ़कर की कराधान की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पहला आता है कर जीएसटी अनुपात के बारे में। कर जीडीपी अनुपात के संदर्भ में यह देश की जीडीपी की तुलना में उस देश के कर राजस्व का अनुपात होती है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के तौर पर आती है। जीडीपी की तुलना में कर का अनुपात वित्त वर्ष में 2023 में 11.1% है, जिसमें प्रत्यक्ष कर 1% और अप्रत्यक्ष कर 5.1% आता है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की एक उपयोगी माप होती है, जो सामान्यतः देश की कर जीडीपी अनुपात में कमी धीमी आर्थिक समृद्धि दर को दर्शाती है। आयकर रिटर्न को दाखिल करने वाले के संदर्भ में देखा जाए तो यह कुल जनसंख्या का 5.3% होता है। भारत में सबसे पहले आय की अवधारणा 1860 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वह ब्रिटिश भारत सरकार के प्रथम वित्त मंत्री रहे थे और 1865 से 86 के बीच में इस कर को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था और इसके बाद यह कर लगातार आरोपित वसूला जाता रहा है। चलिए तो जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमुख आंकड़ों के बारे में कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 21-22 में इनका निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 121.18% बढ़ गया है। प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष में 2013-14 के 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 5.97% हो गया है। प्रत्यक्ष कर में 2.52% उछाल दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 15 वर्षों से सबसे अधिक वृद्धि रही है। कम कर आधार के कारण को देखा जाए तो पहला आता है बृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति होना, कृषि आय पर छूट होना, कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं होना और तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी का होना है।
संबंधित सुर्खियों में देखा जाए तो आता है एंजल टैक्स। चलिए तो जानते हैं एंजल टैक्स के बारे में। एंजल टैक्स का उद्देश्य क्लोजरी हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाब धन के सृजन एवं उपयोग को रोकना है। या निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था और इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में बदलाव का प्रस्ताव किया था और यह साथ ही उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित करता है जिन्हें कर प्रावधानों में छूट प्रदान की जाती है। आधिकारिक सांख्यिकी के बारे में। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी राष्ट्रीय नीति को संशोधित मसौदा तैयार किया। इससे संबंधित आधिकारिक सांख्यिकी को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति पर संशोधित मसौदा तैयार किया गया। चलिए तो जान लेते हैं इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। पहला आता है कि यह नीति आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का समर्थन करती है और भारत में 2016 में UNFPOS का अपनाया गया था। नीति के मुख्य पहले या महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखा जाए तो पहला आता है एकीकृत डेटा का निर्माण होना, कि यह एक IDS के द्वारा डेटा सेट को बिना किसी बाधा के आपस में जोड़ा जाता है और यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर के डेटा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रणालियों के बीच तालमेल को सुनिश्चित करेगा। नवाचार केंद्र के तौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए है। यह कोर आधिकारिक संख्या के तौर पर देखा जाए तो यह मुख्य सांख्यिकी उत्पादों जैसे GDP, मूल्य सूचकांक, SDG आदि को कोर सांख्यिकी के रूप में डिजाइन किया जाएगा। चलिए तो जान लेते हैं इसकी कोर सांख्यिकी विशेषताओं के बारे में। यह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। सरकार के लिए सभी स्तरों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इनका संग्रह करना और प्रसार करना अनिवार्य है। इन्हें निर्धारित परिभाषाओं, अवधारणाओं और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसे पूर्व निर्धारित समय अंतराल के साथ समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए और इसे अलग अलग पृथक स्तरों पर उपलब्ध करवाना होता है। इसके संदर्भ में आता है भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास योजना को बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी है। शीर्ष स्तर पर यह आर्थिकी और सांख्यिकी निर्देशालय राज्य के अनुशासित प्रदेशों की गतिविधियों का समन्वय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में देखा जाए तो यह सांख्यिकी मामलों का एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है जो केंद्र सरकार में 2006 में NSC का गठन किया गया था और इसे C रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। यह 7वीं अनुसूची के स्थान पर सांख्यिकी विषय में संघ सूची 1 की प्रविष्टि 94 और संवर्ती सूची की 3rd की प्रविष्टि 45 में शामिल है। कानून के अंतर्गत यह सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न विशेष कानूनों के तहत संबंधित सांख्यिकी गतिविधियों का संचालन किया जाता है और इसमें कानूनों में जनगणना अधिनियम 1948, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 शामिल है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा इस पार्ट के अंतर्गत तीसरा मेजर टॉपिक आता है श्रम, रोजगार और कौशल विकास के बारे में। कि पहला आता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। कि हाल ही में आवधिक श्रम बल या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 को जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में LFPR 55.2% से बढ़कर 57.9% हो गया है, जिसमें पुरुषों का अनुपात 78.5 और महिला का 37% हो गया है। चलिए तो जानते हैं राष्ट्रीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। कि पहला आता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को आरंभ किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेत को, जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना होता है। इससे मूल्यांकन की गतिविधि की स्थिति पर किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए है। वार्षिक आधार पर
ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सामान्य स्थिति में प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति प्लस सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना होता है। PLFS के प्रयुक्त प्रमुख संकेतकों के बारे में देखा जाए तो पहला आता है श्रम बल भागीदारी दर में, कि यह कुल आबादी के श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है जिसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल होते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात में कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत होता है। बेरोजगारी दर के संदर्भ में इसमें श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यकलाप की स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जिसमें सामान्य स्थिति पर देखा जाए तो यह कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले दिन 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर होता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले से 7 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। लैंगिक वेतन अंतराल में PLFS के निष्कर्ष को देखा जाए तो 2023 में स्वरोजगार आधारित श्रमिकों के लिए काम के घंटों के अंतर में सबसे अधिक पुरुषों के मामले में यह 50% रहा है, जबकि यह नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के मामले में 19% से भी कम रहा है। सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं और स्वरोजगार के मामले में यह अंतर सबसे अधिक रहा है और 2023 में स्वरोजगार पुरुष महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक कमाया है, जबकि नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों में 24% अधिक कमाया हुआ है। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, साथ ही स्वरोजगार वाली महिलाओं के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में, जिसमें श्रम बल की महिलाओं के संदर्भ में कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिज रिक्सबोर्ग के पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई है। गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। चलिए तो जानते हैं नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में एक बेसिक जानकारी को कि नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका प्रशासन स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत 1895 के द्वारा शुरू किया गया था। इसे पहली बार 1901 में दिया गया था। यह उन लोगों को दिया जाता था जो पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिए हुए हैं। यह पुरस्कार 5 श्रेणियों जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के लिए दिए जाते थे। छठी श्रेणी को इसे 1968 में शामिल किया था, तो पहली बार 1969 में इसे दिया गया था। कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान करती है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार को कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित करती है। पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है? एक नोबेल डिप्लोमा, प्रत्येक डिप्लोमा में एक अनूठी कलाकृति होती है, एक नोबेल पदक, पुरस्कार राशि दी जाती है जिसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की जाती है। नोबेल समृद्धि या नोबेल स्टेटस के बारे में, जिसमें विजेताओं के चयन के शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय को सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही होती है। महिला श्रम बल की भागीदारी को प्रभावित करने के कारक के संदर्भ में देखा जाए तो गोल्डन के यू आकार के कर्व में से प्रदर्शित किया गया है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है। श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित से प्रभावित होती है। पहला तो आता है सामाजिक मानदंड का होना, जो कि कानून और रीति रिवाज जिसे विवाह के बाद प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकती हैं। दूसरा आता है पेरेंटहुड प्रभाव, जो कि बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती हैं। इसमें उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। तकनीकी नवाचार के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों को जन्म देने में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। इसके चलते
उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई है। भारत में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए उठाए गए कदम के संदर्भ में देखा जाए, पहला सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में, जिसके तहत सावैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रय सुविधा प्रावधान किए गए। व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दिशा पर संहिता 2020 के बारे में, जो कि भूमि के ऊपर खदानों में जमीन के नीचे जहां निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहां तकनीकी पर्यवेक्षी प्रबंध के कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019, जिसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। यू आकार के संबंध को देखते हैं कि यू आकार का संबंध विकास प्रक्रिया में महिला श्रम बल की भागीदारी के पहले घटती है फिर बढ़ती है। इस तरीके से है कि पहले घटती है फिर ही बढ़ते हुए दिखाई गई है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक, जिसमें कृषि में अधिक हिस्सेदारी और मध्यम आय वाले में भागीदारी कम होती है, और उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी फिर अधिक हो जाती है। तो इस तरीके का ये रेशियो को दिखाया गया है, जो कि यू आकार से संबंध रखता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गिग अर्थव्यवस्था के बारे में, कि हाल के दिनों में गिग श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें ब्लिंकिट कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल और जोमेटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शामिल है। चलिए तो जानते हैं गिग अर्थव्यवस्था और गिग श्रमिक के बारे में। गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली होती है, जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है और इसके अंतर्गत संगठन अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा आता है गिग श्रमिक। ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक नियुक्त कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों से संलग्न होते हैं, और इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, दूसरे आते हैं नॉट प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक वे होते हैं जिनके कोई कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म में शामिल हैं जोमेटो, स्विगी, ओला। नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, इसमें सामान्यतः वे श्रमिक शामिल होते हैं जो पारंपरिक क्षेत्र में नियोजित सामयिक वेतनधारी या ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। चलिए तो जानते हैं गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण। पहला तो आता है इंटरनेट तक पहुंच होना, दूसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी वृद्धि होना, कई सारे प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ते जा रहे हैं, कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग का होना। भारत में गिग अर्थव्यवस्था में विनियामकीय ढांचा आता है। पहला आता है मजदूर संहिता 2019। यह गिग श्रमिक सहित संगठित व असंगठित क्षेत्रों के नियोजित सभी श्रमिकों के यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन तथा फ्लोर वेज का प्रावधान करती है। दूसरा आता है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, जिसमें गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसमें गिग प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का भी स्थापना करती है। यह बोर्ड गिग प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं की निगरानी करेगा और योजनाओं के निर्माण में सहायता भी करेगा, इसके संदर्भ में आता है। चलिए तो जान लेते हैं गिग अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में। पहला आता है कर्मचारियों के लिए महत्व, जिसमें पर्सनलाइज सेवा प्रदान करता है, समय और पैसे की बचत होती है। दूसरा आता है कर्मचारियों के लिए कि काम करने का लचीलापन मिलता है, रिमोट वर्किंग की सुविधा होती है, वर्क लाइफ के बीच संतुलन होता है। तीसरा आता है देश के लिए रोजगार सृजन होना, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों में आवश्यकताओं का समाधान होना, स्टार्टअप के कामकाज और व्यवसाय में बने रहने में सहायक होना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होता है। तीसरा आता है नियोक्ताओं के लिए, चौथा कि श्रम में की लागत में कमी होना, नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी, अलग अलग स्किल वाले श्रमिकों की उपलब्धता का होना है। तो इसके प्रमुख इम्पोर्टेंस है। अब आता है गिग इकोनॉमी और गिग श्रमिकों में बेहतरी के लिए हाल ही में किए गए कुछ सकारात्मक विकास के बारे में, कि हाल ही में श्रम वस्तु और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश के गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का आग्रह किया है।
इनके अलावा हाल ही में G20 की श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 में संपन्न हुई और इस बैठक में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थायी सामाजिक सुरक्षा का एक आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया। राजस्थान सरकार ने एक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पारित किया और इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई हुई है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।